साल था 1901। भारत की जनगणना के कमिश्नर सर हर्बर्ट रिजले के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लिखित ऐतिहासिक प्रमाणों की भारी कमी थी। फिर भी उन्हें भारत की इस विशाल जनसांख्यिकी को वैज्ञानिक पैमानों पर परखना था और अंततः उन्होंने कर दिखाया। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की इतनी विशाल और विविध आबादी को कभी सिर्फ 7 प्रमुख प्रजातियों में कैसे बांट लिया था? रिजली ने बिना किसी आधुनिक तकनीक या लिखित प्रमाणों के इस जटिल पहेली को उन्होंने अंततः सुलझा लिया था। भारत में इंसानी नस्लों और प्रजातियों की पहचान का यह सफर जितना वैज्ञानिक है उतना ही हैरान करने वाला भी है। तो आइए जानते हैं कि भारत की इस अनोखी जनसांख्यिकी को इतिहास की तराजू पर कैसे परखा गया। तू मेरी राजूला मी तेरो मालुषा चल जौला पहाड़ा खिल गई नी बुराशा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। विविधताओं से भरे भारत में प्रजातियों की पहचान का सफर बेहद दिलचस्प है। जहां हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन्हें सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत किया गया, वहीं ब्रिटिश काल में पहली बार इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में जनसंख्या शुरू की थी। सन 1901 में भारत की जनगणना के कमिश्नर थे सर हर्बर्ट रिजले और उनके सामने एक चुनौती थी। लिखित ऐतिहासिक प्रमाणों की भारी कमी थी। फिर भी उन्हें भारत की विशाल जनसांख्यिकी को वैज्ञानिक पैमानों पर परखना था और उन्होंने सहारा लिया मानव मितीय पद्धति यानी एंथ्रोपोमेट्री का, यानी इंसानी शरीर के माप का, जैसे कि सिर की बनावट, नाक की लंबाई और कद। इसी आधार पर उन्होंने भारत की आबादी को 7 प्रमुख प्रजातियों में बांटा। वैसे तो मुख्य तौर पर 3 प्रजातियों की बात होती है, आर्यन, द्रविड़ और मंगोल, लेकिन रिजले ने इनको 7 प्रजातियों में बांटा। पहले थे द्रविड़ियां। रिजले ने इन्हें भारत की सबसे प्राचीन और मूल प्रजातियों के रूप में स्वीकार किया। शारीरिक रूप से इनका कद छोटा, रंग काला, सिर लंबा और नाक चौड़ी व भारी होती है। भौगोलिक रूप से ये गंगा के निचले हिस्सों से लेकर तमिलनाडु तक, विशेषकर छोटा नागपुर, पठार और दक्षिण भारत में फैले हैं। भारत की पनियन और छोटा नागपुर की संथाल जनजाति इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दूसरी थी इंडो आर्यन। यह वर्ग कॉकेशॉइड विशेषताओं को दर्शाता है। इनका कद लंबा, रंग गोरा या गेहुआ, सिर लंबा, नाक पतली व चौड़ी होती है। ये मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत में पाए जाते हैं। और तीसरा है मंगोलॉइड। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इन्हें कहीं कहीं किरात भी कहा जाता है। भारत की कुल आबादी में इनका प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन ये एक बड़े हिस्से में फैले हैं। यानी आप देखेंगे तो हिमालय, सुदूर उत्तर पूर्व भारत में मंगोलॉइड लोग हैं। औसत कद, पीलापन, लिए रंग, गोर चेहरा और भारी अधखुली आंखें इनकी पहचान है। ये मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी, हिमाचल, नेपाल की सीमा से सटे इलाके, असम के सीमांत प्रांत से लेकर पूर्व तक फैले हैं। चौथी प्रजाति है आर्यो द्रविड़ियन। जैसा कि नाम से ही साफ है कि इंडो आर्यन और द्रविड़ियन प्रजाति का मिश्रण है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, बिहार और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा इनका मुख्य क्षेत्र है। मिश्रण के कारण इनका कद मध्यम, रंग गेहुआ से सांवला और नाक मध्यम से लंबी होती है। और पांचवी है मंगोलो द्रविड़ियन। रिजले का मानना था कि जब मंगोल प्रजाति का उन द्रविड़ों से मेल हुआ जिनके रक्त में पहले से थोड़ा इंडो आर्यन अंश था, तब यह वर्ग बना। इनका सिर चौड़ा और पीछे से चपटा होता है, रंग सांवला या काला और चेहरा घने बालों वाला होता है। ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और छठी है सीथो द्रविड़ियन। यह मध्य एशिया से भारत आई सीथियन यानी शक प्रजाति और भारत की मूल द्रविड़ प्रजाति का मिश्रण है। सामान्यतः इनका रंग गोरा, रंग चौड़ा, कद मध्यम और नाक सुंदर व छोटी होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुर्ग कर्नाटक की पहाड़ियों में ये फैले हैं। और अंत में 7वीं प्रजाति तुर्को ईरानियन। रिजले ने
यह वर्गीकरण 1901 में अविभाजित भारत के समय दिया था, इसलिए उन्होंने बलोचिस्तान के बलोच और ब्राह्मी लोगों को विशेषताओं को समेटते हुए इस वर्ग को शामिल किया था। चूँकि आज यह क्षेत्र आधुनिक भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर है, इसलिए आज के निर्वंश विज्ञान यानी एथनोलॉजी के व्यवहारिक अध्ययनों से इसे अलग से शामिल नहीं किया जाता है। अंतिम यही कि यदि हम आज भारत में 6-7 प्रजातियों की बात करते हैं तो इसके लिए एक अध्ययन किया गया था। सर हर्बर्ट रिजले का यह वर्गीकरण बताता है कि भारत में प्रजातियों का विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद लंबी क्रमिक प्रक्रिया रही है। द्रविडियन का सबसे प्राचीन आधार मानकर समय समय पर उत्तर और उत्तर पश्चिम से आए समूहों जैसे आर्य, सीतियन और मंगोलों के ऐतिहासिक आगमन ने और स्थानीय आबादी के साथ उनके सदियों लंबे मिश्रण ने ही आज के भारत की खूबसूरत जनसांख्यिकीय विविधता को आकार दिया। हालांकि आज विज्ञान डीएनए और जेनेटिक्स के आधार पर आबादी का अध्ययन करता है, लेकिन भारत के मानव शास्त्रीय इतिहास को समझने के लिए रिजले का यह वैज्ञानिक प्रयास आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा इस तरह की नई जानकारी को लेकर। खासतौर पर मैं जनसंख्या के इतिहास पर एक सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।